हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विस्तारपूर्वक हल देखेंगे तथा इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं या इसके अराउंड जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो यह टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो हो गया, ये इंडियन ज्योग्राफी है ना, तो उससे रिलेटेड है। इसके बाद लगभग एक दो टॉपिक और रहेगा, बाकी इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है 1861, 1872, 1881, 1882। तो भारत में पहली जनगणना की बात की जाए तो सबसे पहले वह जनगणना होती है 1872 ईस्वी में। वर्ष 1872 में जब समय होता है लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड मियो का, उस समय होता है पहली जनगणना। तो ठीक इसके कुछ वर्ष बाद यानी 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर स्टार्ट होती है और फिर से वो अभी तक जारी है। तो आप ध्यान में रखिएगा, पहली जनगणना की बात जाए तो वह 1872 में, उस समय जो शासन होता है अंग्रेज का वह लॉर्ड मेयो रहते हैं, वही लॉर्ड मेयो का 1869 से 72 रहता है। और उसके बाद जो नियमित जनगणना होता है लॉर्ड मेयो के बाद तो आते हैं लॉर्ड लिटन आते हैं, उसके बाद रिपन आते हैं, यानी रिपन का जो समय होता है 1880 से 84, वही रिपन के समय से नियमित। तो ऑप्शन कह रहा है पहली बार, तो 1872 हो जाएगा। अगर हम जनसंख्या की बात की जाए तो किसी भी देश की आर्थिक विकास मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। पहला बात प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन, वही मानवीय संसाधन जिसे हम लोग जनसंख्या के नाम से जानते हैं। जो इसका अत्यधिक जिस तरह से जितना उत्तम प्रबंधन और अनुकूलतम उपयोग करता वो देश उतना विकास करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 2 में, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? अभी हम लोगों ने देखा कि भारत में पहली जनगणना होती है वह वर्ष 1872 ईस्वी में। वह जो समय होता है वह कौन से गवर्नर जनरल उस समय होते हैं? वह होते हैं लॉर्ड मियो का समय। लॉर्ड मियो वही 1869 से 72 ईस्वी के रहते हैं और वही पहली जनगणना होता है उनके शासनकाल में। 72 में ही कृषि विभाग का भी एक स्थापना होता है। जब हम लोग कृषि का भी चैप्टर किए थे तो उसमें इसका बारीकी सा उल्लेख हुआ था। तो लॉर्ड मियो, पहली जनगणना लॉर्ड मियो के शासनकाल में, और नियमित जनगणना जो होती है उसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों पर हुआ होता है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड मियो के बाद रिपन नहीं, लॉर्ड लिटन आते हैं, उसके बाद रिपन आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 3 में देखिएगा, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? प्रश्न आ गया। अभी हम लोगों ने देखा भारत में पहली जनगणना की बात की जाए तो वह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में होती है, लेकिन क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर होना स्टार्ट होता है? वह 1881 ईस्वी में। वह समय होता है लॉर्ड रिपन का समय। लॉर्ड रिपन का 1880 से 84 ईस्वी। उन्होंने उस लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? उद्धारक भी कहा जाता है भारत का, क्योंकि वो बहुत सारा ऐसा काम करता है जो भारत के हित में होता है। जब हम लोग उसका आधुनिक भारत का इतिहास में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगा, उसके बारे में विशेष चर्चा। तो आप ध्यान में रखिए, क्रमवार आकलन 1881 ईस्वी में, वह समय होता है लॉर्ड रिपन का। रिपन का समय 1880 से 84 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में जन्म लेने वाले एक बार में यानी अरब में शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया? जो अरबमा शिशु था, यानी जब भारत की जनसंख्या अरब में पहुंचती है उस समय जो अरब में शिशु होती उसमें कन्या होती, उस कन्या का नाम क्या रखा जाता है? काफ़ी रोचक प्रश्न है। रीटा, कैटरीना, सुनाम या आस्था? तो ध्यान में रखिएगा, वह जो उसका नाम रखा जाता है आस्था। तो ये अरब में शिशु था। नेक्स्ट प्रश्न 5 में देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? अब हम लोग जानते हैं जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो चीन में है और दूसरा जो स्थान है वह भारत का ही आता है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा किसी देश की आर्थिक विकास के लिए मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन जो जनसंख्या है। तो जनसंख्या में तो जरूर ही हमारा देश आगे, लेकिन विकसित वही देश कहलाता है जो प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन का अनुचित और उत्तम प्रयोग कर पाता है। तो वो हमारे देश में उस प्रकार से नहीं है, उतना उत्तम नहीं है, तो इसलिए विकासशील है। तो जनसंख्या की दृष्टि विश्व में भारत का स्थान दूसरा, प्रथम स्थान है चीन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 6 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है। क्या है भारत का जनसंख्या? तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपको मालूम होगा 2011 की जनगणना 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण 2010 में नवंबर से दिसंबर में उसका रिजल्ट आता है। दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच 2011 को आता है। इस तरह से 2 चरण में पूरा होता और 31 मार्च को वह पूरा जनगणना का रिपोर्ट क्या कर दिया जाता, प्रकाशित कर दिया जाता। और उसके जो सचिव होते हैं चंद्रमौली जी होते हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा, वही
सी चंद्रमौली जी की उपस्थिति में 31 मार्च 2011 को जनगणना जारी किया जाता है। तो 121 करोड़ पूरा जनसंख्या है, ऑप्शन डी इसका पर्याप्त आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 7 में, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितनी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब कह रहा भारत का तो जनसंख्या हम लोगों ने देख लिया कि 121 करोड़ है, लेकिन वह विश्व की जनसंख्या में कितना अपना भागीदारी रखता है? ऑप्शन में 14.5, 17.5, 19.5, 21.5। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 17.5% वह भागीदारी अपना योगदान रखता है। किसमें? पूरे विश्व की जनसंख्या में। आप वही अगर देखेंगे, अगर भारत की जनसंख्या में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है, तो वो आपको देखने को मिलेगा यूपी का है, लगभग 19 करोड़, जो अपना योगदान रखता है लगभग 16.5% के आसपास पूरे जनसंख्या का अकेले वो योगदान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 8 में, भारत के प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? कह रहा भारत प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हो रहा है, जितना भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, वो जनसंख्या की वृद्धि ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिली है। तो ध्यान में रखिएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऐसा नहीं आप मार दिएगा इसमें से कि दक्षिण अफ्रीका थोड़ा बड़ा लग रहा है, भारत भी जनसंख्या ज़्यादा है, तो नहीं। क्या हो गया है कि हाँ 1921 के बाद जनसंख्या में जरूर बढ़ोतरी देखने को मिला, जिसमें आप देखेंगे सर्वोच्च स्तर पर 1921, 1961, 1971 ये सर्वोच्च स्तर पर रहा, उस समय जनसंख्या तीव्र पर है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हो रही है, धीरे धीरे वो जो रफ्तार था वो घटने को देखने को मिला है, क्योंकि अब शिक्षा का भी बहुत प्रसार हुआ है, चाहे वो छोटे कास्ट हो, चाहे वो कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति हो, हर में क्या हो रहा है, वो मानसिकता डेवलप हो रहा है, जिसके कारण जनसंख्या में अब कमी आया है। तो प्रतिवर्ष बराबर ऑस्ट्रेलिया के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 9 में, भारत की के जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। जनांकीय विभाजन वर्ष, जिसे हम लोग डिवाइडेंट ईयर, ग्रेट डिवाइडेंट ईयर के नाम से भी जानते हैं, जनसंख्या विभाजक दिवस। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जनसंख्या विभाजक दिवस, विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? तो वह वर्ष है 1921 ईस्वी को। अब आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा हुआ, क्यों 1921 ईस्वी को जनसंख्या विभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है? तो परिस्थिति को समझिए। क्या होता है, 1921 से पहले का जो जनसंख्या होता है, उस जनसंख्या में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यानी उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हो चुका होता है, उसके बाद संक्रामक फैल चुका, बहुत महामारियों का फैल चुका होता है, जिसके कारण अत्यधिक मृत्यु होती है, और उस मृत्यु के कारण जो जनसंख्या है वह काफ़ी निम्नतम पर चले जाती है। हाँ, हालांकि शुरू के आंकड़े को देखेंगे 1881 के बाद बढ़ोतरी हुआ है, लेकिन बीच में फिर बहुत सारे ये सब रोग और युद्ध अकाल के कारण जनसंख्या क्या हो गई है, बहुत ही उतार चढ़ाव यानी कमा है। लेकिन 1921 के बाद का जो जनसंख्या, उसके बाद यह जनसंख्या में क्या हो गया, सुधार देखने को मिला। यानी जन्म दर और मृत्यु दर तो समान ही रहा, लेकिन उस मृत्यु दर जो पहले ज़्यादा था वो उसमें ह्रास यानी कमी देखने को मिला, जिसके कारण 1921 के बाद जनसंख्या आप बढ़ते हुए देखेंगे। हाँ, वो दशकीय वृद्धि दर में क्या हो गया, शुरू तो 1971 तक कहिए कि आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, तो 1971 के बाद थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा कम ह्रास देखने को मिलेगा, लेकिन वास्तविक जनसंख्या में वृद्धि ही करती जा रही है, क्योंकि उसके बाद क्या हो गया, चिकित्सा में सुधार हुआ, अकाल पर नियंत्रण हुआ। इस कारण से वो जनसंख्या 1921 ईस्वी को जनसंख्यांकी विभाजक वर्ष कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडेंट ईयर। फिर आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसके बाद क्या कहा जाता है, जनसंख्या का जो भारी वृद्धि हुआ तो उस कौन वर्षा वर्ष हुआ, तो वो भी आगे हम लोग देखेंगे। तो ये जान लिए हम लोग जनसंख्यांकी विभाजक वर्ष क्यों कब कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 10 में है। 10 में क्या है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सी जनगणना थी? अब कर रहा है 2011 की जनगणना पूरे भारतीय जनगणना इतिहास में, ऐसा ना पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद कैमी जनगणना। तो अब बात की जाए, अभी हम लोगों ने देखा कि पहली जनगणना 1872 ईस्वी में होती है, उस समय जो लॉर्ड मियो होते हैं, लेकिन जो नियमित जनगणना स्टार्ट होती है प्रत्येक 10 वर्षों पर 1881 ईस्वी में, उस समय जो ब्रिटिश शासक होते हैं कौन होते हैं, लॉर्ड रिपन होते हैं। तो आप जोड़ लीजिए स्वतंत्रता कब मिलता है, 1947 में, और 1947 के बाद पहला जनगणना 1951 में होता है। तो 1951 से 1851 घटाएंगे तो इधर 70 हो जाएगा, यानी 7 वर्ष इधर और एक इधर 12 हो गया। फिर अभी जो स्वतंत्रता के बाद जो अभी चल रहा है 2011 तक कितना हो गया, तो 2011 में 51 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 7 तो 7 7 14, यानी 15वां जनगणना अभी तक पूरे भारतीय इतिहास में अगर शुरू से देखें तो
कौन सी जनगणना थी 2011 की? वह 15वीं जनगणना थी। ध्यान में रखिएगा, कैलकुलेशन भी करिएगा तो घटाइएगा तो याद हो जाएगा, सिर्फ डाटा आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 11 में देखते हैं 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना। प्रश्न दो तरीके से बना है, एक बना है 2011 की जनगणना पूरे भारतीय जनगणना इतिहास में कौन सा स्थान रखता है, तो 15वां, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना में उसकी कैम स्थान है, तो वह 7वीं हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला जनगणना कब होता है? 1951 में। 1951 से 2011 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 7वां संपन्न हो गया अगर उसको इंक्लूड कर लेंगे तो इस तरह से वो 7वां हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 में देखिए, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो जनगणना प्रति वर्ष 10 वर्षों में एक बार की जाती है। अब प्रश्न उठेगा कि यह कब से रखा गया प्रति 10 वर्ष? तो वही पहला प्रथम जनगणना 1872 में होती है, लेकिन नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों पर 1881 ईस्वी में प्रारंभ की जाती है, और तब से लेकर अब तक भारतीय इतिहास में वो टर्म पर चलता आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 13 में, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, उत्तर प्रदेश की, केरल की? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस देश की आबादी अधिकतम थी? तो वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। अब आपके माइंड में प्रश्न उठा होगा कि अगर उत्तर प्रदेश का था तो वह कितना जनसंख्या था? तो ध्यान में रखिएगा 19 करोड़ लगभग 98 लाख, यही इसका डाटा है। और उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन था? तो प्रथम स्थान पर तो उत्तर प्रदेश हो गया। तो 19 करोड़ 98 लाख के साथ पूरे जनसंख्या में यह अपनी भूमिका कितना निभा रहा था? 16.5% निभा रहा था पूरी भूमिका। और वहीं सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र है, कितने लाख? मात्र 11 लाख। उसके बाद बिहार है थर्ड नंबर पर 10 लाख, और उसके बाद पश्चिम बंगाल है 9 लाख। तो ये डाटा को, ये 9 करोड़ गलत बोल दिया है ना, 19 करोड़ ये हो गया, और ये महाराष्ट्र 11 करोड़, बिहार 10 करोड़ और पश्चिम बंगाल 9 करोड़। ध्यान में रखिएगा, अगर क्रम से कभी कभी अवरोही क्रम पूछ देता है, आरोही क्रम पूछ देता है, तो उसमें आपको कम से कम तीन तक आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ध्यान में होना चाहिए, ताकि आप मिलान करने आ जाए या अवरोही क्रम में सजाने आए, तब आप उसको सही से मिलान कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न 14 में देखिए, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? अभी हम लोगों ने जाना कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी था, जो 19 करोड़ 98 लाख के साथ प्रथम स्थान पर था। द्वितीय स्थान पर हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र था 11 करोड़ के साथ। तृतीय स्थान पर बिहार था 10 करोड़ के साथ, और पश्चिम बंगाल 9 करोड़ के साथ चौथे स्थान पर था। और सबसे कम जनसंख्या बात की जाए तो ऑप्शन में है सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो सबसे कम है वह सिक्किम में। सिक्किम में मात्र कितना? मात्र 6 लाख के साथ यह सबसे अंतिम स्थान पर है। अब आपके माइंड में उठा हुआ अरुणाचल प्रदेश, ये सभी तो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी राज्य अर्थात वहाँ पर जनसंख्या भी कम है, तो ये मिजोरम भी हो सकते हैं। तो नहीं, सिक्किम है। उसके बाद सिक्किम के बाद जो स्थान आता है वह आता है मिजोरम का, जो 10 लाख के साथ पीछे से अंतिम से दूसरे नंबर पर हैं। और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 13 लाख के साथ आ जाता है। फिर त्रिपुरा का और ज़्यादा 36 लाख के आसपास में है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 में, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? अभी हम लोगों ने देखा कि जो भारत में जो जनसंख्या है वह 121 करोड़ में सबसे ज़्यादा जो किस राज्य की जनसंख्या है वह यूपी का है, जो 19 करोड़ 98 लाख के साथ प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र, जो 11 करोड़ के साथ द्वितीय स्थान पर है। तृतीय स्थान पर हम लोगों ने देखा जो 10 करोड़ के साथ तृतीय स्थान पर है। तो बिहार का स्थान तृतीय है, और पश्चिम बंगाल का स्थान कैमा है? वह चतुर्थ है, यानी 9 लाख के साथ। तो ये डाटा कभी कभी आ जाता है। डाटा कभी क्या देता है? औसत वार्षिक वृद्धि दर किसका ज़्यादा रहा, घनत्व क्या रहा, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो घनत्व में आप देखेंगे कि बिहार जरूर नंबर 1 है, लेकिन जनसंख्या के मामले में बिहार नंबर 1 नहीं है, वो तृतीय स्थान पर है। तो इन चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा देखने को मिलता है जब प्रश्न आ जाता है सामने, तब कि घनत्व वृद्धि दर जो होता है प्रति 1000 व्यक्ति पर जो लोगों की संख्या, यानी कहने का मतलब प्रति 1 किलोमीटर पर व्यक्तियों की जो संख्या होते हैं, निवास करते हैं, वही क्या कहलाता है? औसत घनत्व कहलाता है प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 16 में, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? अभी चर्चा की है ना कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या सबसे सर्वश्रेष्ठ है, 19 करोड़ 98 लाख के साथ प्रथम स्थान पर है। पूरी जनसंख्या में जो अपनी भूमिका वो निभाता है, पूरा जनसंख्या का 16.5% वो जनसंख्या कवर करता है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि बिहार कितना करता है? तो जो बिहार है वह 8.6% पूरी जनसंख्या का कवर करता है।
नेक्स्ट देखिएगा 17 में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम। अभी आ गया ना प्रश्न, अभी हम लोगों ने देखा था कि तीन 3 से 4 राज्य जो क्रम से क्या थे, नीचे थे, यानी करा है 3 राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ था, उत्तर प्रदेश में था, कितना था 19,98,00,000। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र था 11 करोड़ के साथ, तृतीय स्थान पर बिहार था 10 करोड़ के था, और चतुर्थ स्थान पर पश्चिम बंगाल था चतुर्थ नंबर पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 18 में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य का सही क्रम क्या है। अब सबसे छोटे राज्य, अभी हम लोगों ने देखा जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्य कौन कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, अभी हम लोगों ने देखा कि सिक्किम, सिक्किम की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है जो 6 लाख के साथ है। फिर द्वितीय स्थान पर कौन था, पर लास्ट से मिजोरम 10 लाख के साथ द्वितीय स्थान पर था। उसके बाद कौन था, अरुणाचल प्रदेश 13 लाख के साथ अरुणाचल प्रदेश था। उसके बाद फिर उससे ऊपर आ जाइए, नागालैंड 19 लाख था, मणिपुर भी ज़्यादा है 28 लाख, मेघालय भी 29 लाख, त्रिपुरा भी 36 लाख। तो यही क्रम है, कौन, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये क्रम से नीचे से 3 छोटे राज्य हैं, ध्यान में रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है। अब कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों में टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, 8 है। तो उन केंद्र शासित प्रदेश में, सभी तो केंद्र शासित प्रदेश ही हैं, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित जनसंख्या की दृष्टि से कहाँ है, तो वह हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली में टोटल जनसंख्या 2,53,00,000 के साथ प्रथम स्थान पर है। अब आपके माइंड में उठ रहा हुआ लक्षद्वीप, पांडिचेरी, इसमें कितना है, तो सबसे कम लक्षद्वीप में है, मात्र 64,000 जनसंख्या, सोच लीजिए। तो सबसे अत्यधिक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में वो दिल्ली आएगा, जो हम लोगों ने देखा 2 करोड़ कितना 53 लाख के साथ 2 करोड़ नहीं 2 करोड़ नहीं, आम से मिस्टेक हो गया, 1 करोड़ है, 1,67,00,000 के साथ, क्योंकि 2011 का जनगणना है ना, तो 1,67,00,000 के साथ क्या है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, और लक्षद्वीप 64,000 के साथ सबसे कम जनसंख्या वाला है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अभी हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ था दिल्ली, जो 1,67,00,000 के साथ प्रथम स्थान पर था, और सबसे कम था 64,000 के साथ, सबसे अंतिम स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश 64,000। अगर प्रश्न में दे दिया है कि सबसे कम जनसंख्या कितना है, उसमें आपको देखने को मिल जाए सिक्किम भी और लक्षद्वीप भी, उसमें ना राज्य का उल्लेख हो ना केंद्र शासित प्रदेश का, तो आप लक्षद्वीप मारेंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 में, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। कह रहा है जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह जो नीचे दिए गए एक समूह है ना, उस समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। तो बताइए वह कौन समूह है। तो अभी हम लोग को जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है कितनी। तो 2011 के अनुसार 19,98,00,000 ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो उस एवरेज में उसी डेट में हम देखेंगे अन्य देश में, देश के समूह जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, तो जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी की जो जनसंख्या है वह लगभग 9 करोड़ के आसपास में ये जर्मनी का आ जाता है। उसके बाद आ गया वही 8 करोड़ आ जाता है। उसके बाद ब्राज़ील का देखिए तो लेटेस्ट में तो ब्राज़ील का ज़्यादा है, 21 करोड़ है, लेकिन उस समय 2011 में बात की तो 19 करोड़ ही था। रूस की बात की जाए तो रूस में मात्र 14 करोड़ था। हाल ही में नाइजीरिया की बात किया तो अभी तो आगे निकल चुका है 2020 में, लेकिन उस समय 16 करोड़ था। तो क्या हो जाएगा, जर्मनी, ब्राज़ील, रूस और नाइजीरिया। जर्मनी में 8.5 करोड़, वो लेटेस्ट हम बता रहे हैं 8 करोड़। उस समय ब्राज़ील में क्या था, 19 करोड़ ही था, लेकिन यूपी का ज़्यादा है। अभी लेटेस्ट में ब्राज़ील जरूर ज़्यादा हो गया, तो यूपी का भी तो अगर लेटेस्ट काउंट होगा तो वो ज़्यादा होगा ना, जो 2021 में होने वाला। तो ऑप्शन नंबर 20 का पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या है। अब कह रहा है 2011 का जो आंकड़ा है अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों पर सही क्रम क्या है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, कितना जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है 19,98,00,000। दूसरा जनसंख्या महाराष्ट्र का है 11 करोड़, तीसरा जनसंख्या बिहार का 10 करोड़, और चौथा जनसंख्या पश्चिम बंगाल का 9 करोड़, और आंध्र प्रदेश सबसे लास्ट में हो जाएगा, यानी इसका कितना होगा वही 8 करोड़। तो क्रम से है, उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है। और फिर अगर आप ध्यान में रखना चाहो, महाराष्ट्र 10 करोड़ 11 करोड़, बिहार 10 करोड़, पश्चिम बंगाल 9 करोड़, आंध्र प्रदेश 8 करोड़। तो इस तरह से आप उसके क्रमवार से सजा भी सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए 23 में, भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। अब कह रहा है जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र में विवाह, आर्थिक प्रगति। तो जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण है वह क्या है, जो मृत्यु दर है उस मृत्यु दर में कमी आई है। वही 1921 से पहले हम लोगों ने देखा किस तरह जनसंख्या में ह्रास देखने को मिला, कमी देखने को मिला। कारण क्या था, संक्रामक, महामारी, अकाल, ये सभी ज़्यादा हुआ, इसके कारण जनसंख्या कमा। लेकिन 2021 के बाद अगर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों देखें तो वही था, लेकिन उस मृत्यु दर में वो कमी देखने को मिला, वो ह्रास हुआ, क्योंकि चिकित्सा में सुधार हुआ, विकास हुआ। फिर पंचवर्षीय योजना के कारण फिर उसे अकाल पर नियंत्रण किया जाने लगा, तो ये कारण रहा, मृत्यु दर में कमी हो जाएगा। नेक्स्ट 24 में देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 और 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही, वह कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ा। हम लोगों ने क्या देखा कि जो 2011 में जो टोटल भारत की जनसंख्या था पूरे विश्व में कितना हुआ अपना भूमिका अदा कर रहा था, वह भूमिका अदा कर रहा था लगभग 19.5% अदा कर रहा था। 19.5 नहीं, सॉरी 17.5% अदा कर रहा था, है ना। वो तो था 16 पॉइंट समथिंग था, वो क्या था, ये था यूपी का। तो 16.5 नहीं, 17.5% पूरे जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या में अपनी वो क्या कर रहा, भूमिका कौन अदा कर रहा था, ये भारत। तो कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-11 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। तो 10 की वृद्धि दर क्या रहा, तो 10 की वृद्धि दर जरूर बढ़ा। तो 10 की वृद्धि दर वह लगभग जो रहा वह 22.8% रहा। तो ध्यान में रखिएगा 10 की वृद्धि दर में जो वृद्धि होती है वह 22.8% वह देखने को मिलता है। नहीं 22.8 गलत ये बोल दिए, 17.7 होगा, है ना। 10 की वृद्धि दर है वो जो 2011 में 10 वर्षों में 10 की वृद्धि दर 17.7% देखने को मिला है। और वही पूरे जनसंख्या में भारत का योगदान कितना है, 7.5% है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 25 में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-11 के अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। देखिए अभी क्या देखें हम लोगों ने कि जो भारत का 10 की वृद्धि दर रहा वो कितना परसेंट रहा, वो रहा 17.7% रहा। और उसमें से विश्व में अपना योगदान वो कितना देता, वह भी करीब उतना ही रहता है जितना 10 की वृद्धि दर है, मात्र कहिए कि 5.2% कम होता है ना, क्योंकि 17.5% तो पूरे विश्व में वो अपना योगदान देता है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या वृद्धि दर कह रहा है किस राज्य में, अब नहीं कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो जनसंख्या वृद्धि दर कौन सा राज्य में रहा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह मेघालय हो जाएगा। जो मेघालय का जनसंख्या वृद्धि दर रहा वह क्या रहा, पूर्वी राज्यों की अपेक्षा वो ज़्यादा देखने को मिला। तो इसमें कितना रहा, 27.82% यह वृद्धि दर देखा गया। कब, 10 की में, उसमें पहले कम था, लेकिन जो मेघालय में था 2011 में वह 27.82 कहिए अच्छा वृद्धि है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर मेघालय अरुणाचल प्रदेश रहा जो 25.92 के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो ध्यान में रखिएगा सर्वाधिक रही राज्य की। और सबसे अधिक अगर 10 की ये अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर देखा जाए तो वो कौन सा है, वो है यूनियन टेरिटरी दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट प्रश्न 26 में देखिएगा, भारत की जनसंख्या की मौजूद वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। अब क्या होगा, जो मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर है वो कितना है भारत की जनसंख्या की। तो मौजूदा जो वार्षिक वृद्धि दर है वह कितना है, वह मात्र 2.62% है मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर। तो ये डाटा को आप एक बार देखकर आप हमें बताइएगा क्या इसका पर्याप्त आंसर होना चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट 27 में देखिए, 27 में जो हम आपसे पूछे वो प्रश्न क्या था, वो प्रश्न था कि भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। नेक्स्ट 27 में, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है। अब बताइए सर्वाधिक तेज वृद्धि वाला कौन है, तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड और मेघालय। तो करा सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, तो वह मेघालय हो जाएगा।
वृद्धि दर, अगर नहीं होता सर्वाधिक तेज वृद्धि वृद्धि दर वाला, तब वो जो हो जाता सिर्फ सर्वाधिक ज़्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश होता। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है, तेज वृद्धि दर जिसमें देखा गया है, वो किसमें वृद्धि दर तेज हुआ है, वह मेघालय में हुआ। कितना परसेंट? 27 पॉइंट समथिंग परसेंट के साथ वह प्रथम स्थान पर है। और जबकि पूरे भारतवर्ष में बात की जाए तो वह यूनियन टेरिटरी दादर और नगर हवेली आता है, जो 55% के साथ प्रथम स्थान पर है। अगर केंद्र शासित का चर्चा होगा तो आप दादर एवं नगर हवेली मार सकते हैं। नेक्स्ट 28 में देखिएगा, भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? नागालैंड, केरल, कर्नाटक व असम, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। अब देखिए सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, तो उसे वह क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने क्या देखा? सर्वाधिक तेज जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा था वह मेघालय को देखने मिला। लेकिन सबसे मंद की अगर बात की जाए तो वह नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड में क्या हो गया? घट गया जनसंख्या, माइनस में चला गया, वहाँ माइनस 0.47%। तो नागालैंड और दूसरे स्थान पर केरल मात्र 4.85 के साथ। तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर किया है वो नागालैंड में और घट गया है, और दूसरा स्थान पर केरल है। तो यह चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे अत्यधिक तेजी दर में वृद्धि किया तो मेघालय किया, और दूसरे स्थान पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश है 25 पॉइंट समथिंग के परसेंट के साथ। और कमी में -4.7 चला गया नागालैंड का। नेक्स्ट 29 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001-11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? 2001 से 11 की अवधि में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कौन सा जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में सबसे ज़्यादा अंकित की गई राज्य समूह का? देखिए 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो पहले हम लोग कहाँ जाएंगे कि सबसे तेज वृद्धि मेघालय में हुआ। जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ? मेघालय में हुआ 27 पॉइंट समथिंग परसेंट। उसके बाद दूसरे स्थान पर हम लोगों ने देखा था अरुणाचल प्रदेश 25.92% के साथ। तो दो तो ऑप्शन में मिल गया, तो वह चारों ऑप्शन में दो कहीं भी नहीं दिख रहा, और तीसरा बिहार हो जाएगा, क्योंकि इसी में से दोनों ऑप्शन मेघालय और अरुणाचल प्रदेश है जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य में आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 30 में, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? अब किस राज्य की सबसे ज़्यादा राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर? वह था सिक्किम 27 पॉइंट के साथ, मेघालय, और सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अब कह रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, तो वह नागालैंड था। नागालैंड -0.47 था, और दूसरे स्थान पर केरल था 4.2% के साथ। देखिए नागालैंड और केरल दोनों है, तो सही होगा नागालैंड, क्योंकि दूसरे नंबर पर है केरल 4.8 के साथ। नेक्स्ट प्रश्न 31 में देखिएगा, नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? तो नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत वृद्धि दर क्या रहा? वह क्या रही? घट रही है कि बढ़ रही है? तो इसका जो डाटा आया है वह घटने को मिल रहा है। कारण घटने का क्या है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों तक शिक्षा फैल रहा है, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा जाति हो। लोग क्या हो रहे हैं? शिक्षा के कारण अब वो क्या हो रहे हैं? आबादी ज़्यादा नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ज़्यादा आबादी होने से ज़्यादा लोगों के पास जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनका सही से परवरिश ना हो पाने के कारण निर्धनता का सामना, तो इन सभी परिस्थितियों को जो सब अवगत हो चुके हैं, इसके कारण हर एक कोई वो क्या कर रहे हैं? कम बच्चे रख रहे हैं, तो घट रही है। उसके बाद लेटेस्ट डाटा आएगा तो और उसमें ह्रास देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो लगभग लोग जागरूक हो चुके हैं। नेक्स्ट 32 में देखिए, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कह रहा वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर। अब बताइए हम लोगों ने क्या देखा कि 1921 को ग्रेट डिवाइड वर्ष, जनसंख्यांकी विभाजक वर्ष कहा गया। कारण इसलिए क्योंकि 1921 से पहले जनसंख्या में काफ़ी ह्रास देखने को मिला, लेकिन 1921 के बाद जनसंख्या बढ़ता ही चला गया। लेकिन अगर जन्म दर मृत्यु दर की बात की जाए तो 1921 से भी पहले वही था, और 1921 के बाद भी वही था, लेकिन मृत्यु दर में ह्रास देखने को मिला, यानी उसमें कमी देखने को मिला। जो ज़्यादा मृत्यु दर था वो कमा। तो जन्म दर गिरा, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिरा। जन्म दर गिरा, जन्म दर उठ रही है, मृत्यु दर गिर रही है। तो वही हो करा, मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा संबंधित है? जन्म दर क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो रहा है? गिर रहा है।
अब जन्म दर क्यों गिर रहा है? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि जो पहले थे वह जिनके पास जो बच्चे रखते थे, अब वो क्या कर रहे हैं, वो कम रखना चाह रहे हैं, यानी 2 या 3। कारण शिक्षा का जो प्रसार धीरे धीरे सभी जगहों पे फैल रहा है, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिर रही है। नेक्स्ट देखिए 33 में, भारत का उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही। अब देखिए प्रश्न आ गया ना कि कौन सा वर्ष है जो उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रहा, तो वह 1951 से 61 है। देखिए अब इसकी बात आ जाती तो ध्यान से समझिए, जो उच्चतम जनसंख्या है वह 1951 के बाद जो उच्चतम जनसंख्या का पहला चरण 1951 में ही एंट्री कर जाता है। फिर आप देखेंगे 1951 के बाद 1961 में वो सर्वोच्च स्तर पर बढ़ जाता है, फिर 1971 में वो सर्वोच्च स्तर पर आता है, यानी 71 81। तो मेन रूप से इसलिए देखिए 71 81 दशक भी है, 1961 से 71, तो यही दशक है जो सबसे ज़्यादा इसमें वृद्धि देखने को मिला। तो आपके माइंड में उठा कितना इसमें वृद्धि हुआ, तो जो इसमें वृद्धि है लगभग जो 2061 में था ना, 2061 में जो था वह मतलब पिछले की तुलना में इसमें 21.64% वृद्धि देखने को मिला, और 71 में कितना देखने को मिला, 24.3%। तो यही रहा सबसे ज़्यादा वृद्धि दर इसमें 61-71 में देखा गया, जनसंख्या सर्वोच्च स्तर पर थी। तो ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त होगा। 71 81, 71 में तो फिर कमा, फिर 81 में कम गया, 83 हो गया, लेकिन कह रहा उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है तो ही 61 रहा, क्योंकि 51 के बाद डायरेक्ट 61 में गया तो कितना परसेंट देखने को मिला, 21.6% वृद्धि। फिर 71 में सोचिए 24.3%, तो उच्चतम वही रहा 71 61 71। हाँ सर्वोच्च पिक पर जो रहा वही 71 वाला रहा डाटा, 61 वाला रहा डाटा, 71 नहीं 71 और 81 वाला डाटा पिक पे रहा है। लेकिन अगर दोनों को ले लिया जाए तो 61 71 वाला दशक ज़्यादा होगा। 34 में देखिए, पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनगणना का वार्षिक घातीय गुणित वृद्धि दर क्या रहा। तो कह रहा है जो भारतीय जनसंख्या है उसका जो घातीय वृद्धि दर क्या रहा, ये आप हमें बताइए, इसका क्या सही जवाब होना चाहिए, जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर। 35 में देखिए अगला 35 में 2001 से 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने देखा कि मेघालय जो है कितना परसेंट के साथ 27.52% के साथ प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश 25 पॉइंट समथिंग के साथ था। उसके बाद करा दूसरे स्थान पर कौन था, दूसरे स्थान पर वही अरुणाचल प्रदेश था, कितना लगभग 25.92 के साथ प्रथम स्थान पर था। पहला तो था ये था मेघालय था, कितना 27 पॉइंट समथिंग के साथ। नेक्स्ट 36 में देखिएगा, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या के विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या का विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण, जिसमें हम लोगों ने देखा 19 के बाद जनसंख्या क्या हो गया, बृहद जनसंख्या का उसका प्रथम चरण माना जाता, जो 1961-71 में पीक स्थान पर रहा। 1961 में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से 21 पॉइंट समथिंग परसेंट के साथ बढ़ोतरी होती है, 1971 में 24.3% के साथ बढ़ोतरी होती है। तो उसका जो कारण यही रहता है, महत्वपूर्ण कारण क्या रहता है, जन्म दर में तीव्र वृद्धि, मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। तो वो जो कारण होता है वही मृत्यु दर में जो तीव्र ह्रास होता है ना, मृत्यु दर अधिक था वो उसमें कमी देखने को मिलता है, खासकर 1921 के बाद इसमें। तो उसी के कारण जनसंख्या वृद्धि कर गया, क्योंकि 1921 से पहले जो जन्म दर था, मृत्यु दर, वो 1921 के बाद भी रहता, लेकिन मृत्यु दर में ह्रास देखने को कारण यह अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि दर जाती है। यानी बच्चे जब मरे कम होंगे, स्वाभाविक सी बात है वो क्या होंगे, बड़े होंगे। तो ऐसा नहीं जन्म दर मार दीजिएगा हर बड़े में। नेक्स्ट 37 में, हाँ जन्म दर तो है ही है, लेकिन मृत्यु दर अगर मान लेते हैं जन्म दर भी अधिक है, मृत्यु दर भी अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है जितना बच्चा मरा, जन्म लिया उतना मर ही गया, तो जनसंख्या ग्रोथ करेगा, नहीं करेगा ना। 37 में देखिए, किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य क्या है। कह रहा है कोई भी देश या क्षेत्र में जनसंख्या अधिक का तात्पर्य क्या है, जनसंख्या के घनत्व, लोगों के निरपेक्ष जनसंख्या से, जनसंख्या एवं संसाधन विकास से। देखिए तो या जनसंख्या एवं विस्फोटक वृद्धि से। किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अधिक होने का तात्पर्य अभी हम लोगों ने देखा कि मुख्यतः किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करता है, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन अर्थात जनसंख्या पर। तो जो देश, जो क्षेत्र इन दोनों चीज़ों का, प्राकृतिक संसाधनों और मानवीय संसाधनों का जो उत्तम और अनुचित उपयोग करते हैं वो विकास में आते हैं, विकसित में आते हैं, और जो उसका मध्यम में करते हैं वो विकासशील में आते हैं। तो वही जनसंख्या एवं संसाधन के विकास से जनसंख्या अधिक का तात्पर्य यही है
कि जनसंख्या अधिक है, नहीं मृत्यु दर वहाँ का कम हो रहा है, तभी ना जनसंख्या अधिक हो रहा है। तो मृत्यु दर कब अधिक होगा? जब वहाँ संसाधन अच्छा होगा, शिक्षा अच्छा होगा, वहाँ का चिकित्सीय विभाग ठीक होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का चारों में से पर्याप्त आंसर जनसंख्या एवं संसाधन के विकास से होगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 में देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई। कह रहा उत्तर प्रदेश में निम्नांकित दशक में उच्चतम वृद्धि कब हुई? अब उत्तर प्रदेश में। अब आप ध्यान करिए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि भारत का जो उच्चतम जनसंख्या था वह वर्ष क्या था? 51 से स्टार्ट हुआ था प्रथम चरण, वो 51 के बाद 61 में पिक पर गया, 61 से 71 तक रहा। तो 61-71 ये पिक पर रहा, क्योंकि 61 में पिछले वर्ष के 10 की तुलना में 21 पॉइंट समथिंग परसेंट वृद्धि करता है, 71 में 24.3% वृद्धि करता है। तो 61 जो जिस समय भारत में रहा, स्वाभाविक सी बात है उस समय यूपी में ही रहा होगा। तो वो डाटा अगर आपको ध्यान में है तो यूपी का भी निकाल लेंगे, क्योंकि यूपी पहले भी ज़्यादा था, अभी भी ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए 39 में, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? देखिए मेरे अनुसार तो इस प्रश्न का सही जवाब गर्म जलवायु ज़्यादा होना चाहिए। अशिक्षा है, अब शिक्षा पहला, तो क्या हुआ, लोगों में जागरूक हुआ, जिस तरह से जनसंख्या तीव्र से बढ़ रही थी उसमें ह्रास देखने को मिला। चिकित्सीय सुविधा हुआ, मृत्यु दर घटा। निर्धनता हुआ, निर्धनता दूर हुआ, तो जैसे निर्धनता दूर हुआ तो क्या हो गया, लोग निर्धनता कमा तो लोग जागरूक हुए, शिक्षा पहुंचा। तो कारण रूप से क्या है, गर्म जलवायु मेरे अनुसार होना चाहिए। आप अपना वक्तव्य जरूर दें कि ये क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। नेक्स्ट 40 में देखिएगा, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ है क्या है कि प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। देखिए इसका चर्चा हम लोग किए थे ना। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो प्रति किलोमीटर नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग मतलब क्या हो गया कि एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो रहते हैं, यानी उसके क्षेत्रफल में क्या लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी आ गया, तो वही इसलिए प्रति वर्ग लिखा हुआ। तो उसमें से जो जनसंख्या निवास करेगी वह क्या कहलाएगी, जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप प्रति किलोमीटर मार दीजिए, प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ग यह सूचित कर रहा है कि लंबाई चौड़ाई दोनों उसमें शामिल है, यानी एक तरह से एक प्रति वर्ग किलोमीटर में जो भी जनसंख्या निवास करेगी वह उसका जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? वह 832 है ना, हाँ 832 ही होगा, 832 किलोमीटर पर व्यक्ति है, यानी 832 बोल दिए, नहीं 832 नहीं, गलत बोल दिए, 882। जो जनसंख्या घनत्व क्या है वह 882 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट 41 में देखिए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? अभी आ गया ना, अभी हम बता ही रहे थे कि जो भारत का 2011 के जनगणना के अनुसार जो औसत जनसंख्या घनत्व होता है, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति जो निवास करते हैं वो जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। तो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर था, प्रति वर्ग किलोमीटर। 42 में क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार व्यक्ति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था, 382 था। जनसंख्या घनत्व क्या था, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या था। उसमें से अब राज्य कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन थे। स्वाभाविक सी बात है कि अब क्या होगा, अब यह नहीं डिपेंड करेगा कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। अब क्या होगा, जहाँ जनसंख्या थोड़ा अधिक है, क्षेत्रफल कम है, तो स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, वहाँ का जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि उसी में से आपको नापना है। तो इसलिए जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो वह जो स्थान है वह बिहार का है। वह 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर इसमें व्यक्ति निवास करते हैं। जबकि पूरे जनसंख्या में बात की जाए तो बिहार का तीसरा स्थान है, लेकिन जनसंख्या घनत्व में बात की जाए तो अब आपके माइंड में उठ रहा हो कि जनसंख्या घनत्व, तो आप बोले कि प्रति 1 किलोमीटर पर जो क्या करते हैं, निवास करते हैं व्यक्तियों की संख्या, वो कहलाता है। तो वही होता है, जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए क्या होगा, कुल जनसंख्या जो भी स्थान का निकालना है तथा उसका कुल क्षेत्रफल। तो स्वाभाविक सी बात है यूपी के क्षेत्रफल से बिहार का क्षेत्रफल कम है, तो स्वाभाविक सी बात है तो घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर जो आता है वह पश्चिम बंगाल आता है, वह 1029 व्यक्ति निवास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये दो प्रश्न में काफ़ी मतलब कंट्राडिक्ट कभी कभी क्वेश्चन में देखने को आ जाता है, आप खुद कन्फ्यूज कर जाते होंगे। तो ध्यान में रखिएगा, दूसरे नंबर पर घनत्व में पश्चिम बंगाल है। और यूपी का कैमा स्थान है, तो यूपी का 828 है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 42 के बाद 43 में हम लोग आते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अब हम लोगों ने देखा सबसे अत्यधिक में बिहार था 1102, द्वितीय स्थान पर पश्चिम बंगाल 1029 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति निवास कर रहा था। अब सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश है, मात्र प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। सोचिए कितना ठंडा वहाँ लगता होगा सर्दी के दिनों में, है ना। अगर ऐसे ही गांव में जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं शहर में आते हैं तो थोड़ा गर्म देखने को मिलता है कि गांव थोड़ा खुला होता है, क्योंकि शहर क्या होता है जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण तो अंतर पड़ जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हाल होता होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ध्यान में रखिएगा। अब आपके माइंड में होगा मणिपुर मिजोरम का क्या है, तो हम लोगों ने देखा था सेकंड में क्या कि सिक्किम के बाद मणिपुर का आ रहा था ना जनसंख्या में। सिक्किम के बाद क्या आ रहा था, मणिपुर नहीं मिजोरम आ रहा था ना, क्योंकि मणिपुर तो ज़्यादा ही था। मिजोरम द्वितीय स्थान पर 10 लाख के साथ था। तो मिजोरम का जो जनसंख्या घनत्व हुआ 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हाँ, त्रिपुरा में ज़्यादा हुआ क्योंकि त्रिपुरा का जनसंख्या भी थोड़ा अधिक था ना, तो वहाँ 350 है। मणिपुर में कितना है, तो मणिपुर में आप एक बार देख लीजिएगा मणिपुर का कितना है, जो शायद 128 या 29 ऐसे ही होगा। नेक्स्ट 44 में देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो अभी हम लोगों ने देखा 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार का जनसंख्या घनत्व हुआ 1100 कितना था 102 किलोमीटर, तो 106 है, तो यही पर्याप्त होगा क्योंकि 102 तो कहीं लिखा हुआ है ही नहीं, तो 1106 है, वही ऑप्शन सही होगा। दूसरे स्थान पर कौन था, पश्चिम बंगाल 1029 किलोमीटर के साथ। नेक्स्ट देखिए 45 में, भारत के बीमारू राज्य में सबसे घना राज्य बीमारू। अब देखिए यह क्या है बीमारू, क्या वास्तविकता में बीमारू से संबोधन है। तो देखिए जो बीमारू शब्द का मूलतः है भारत 4 राज्य से लिया है। कौन, बिहार का प्रथम अक्षर लिया है, बिहार BIHAR होता है, इसका प्रथम 2 अक्षर। उसके बाद दूसरा मध्य प्रदेश का MP मध्य प्रदेश MA ले लिया है। उसके बाद राजस्थान का RA R ले लिया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश U। तो इससे प्रथम जो अक्षर जो लिया गया अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से गढ़ा गया एक शब्द है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे, आशीष बोस किए थे 1980 में, बीमारू राज्य का, जिसका अर्थ हिंदी में होता है बीमार। तो बीमारू राज्य में सबसे घना आबादी वाला कौन है, तो स्वाभाविक सी बात है बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार तो पूरे भारत में सबसे अत्यधिक घना आबादी वाला 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ निवास कर रहा है। बीमारू बना कैसे, वो भी हम लोगों ने देख लिया। मुख्यतः 4 राज्यों के प्रथम अक्षर से गढ़ा गया शब्द है, जो किसके द्वारा, आशीष बोस के द्वारा 1980 में गढ़ा गया था। 46 में देखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का घनत्व क्या है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 2011 की जनगणना को ना सबसे अत्यधिक घनत्व किसका था, वह था बिहार का, जबकि जनसंख्या में सबसे तीव्र और सबसे ज़्यादा जो था वह था उत्तर प्रदेश का 19 करोड़ के साथ, लेकिन फिर भी वो जनसंख्या घनत्व में पीछे है। तो अब आपके माइंड में उठ रहा हो कि इसका कितना जनसंख्या घनत्व यूपी का, तो यूपी का जो जनसंख्या घनत्व है 828 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, तो वही 829 है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 829। ऐसे आप डाटा देखेंगे तो 828 है। नेक्स्ट देखिएगा 47 में, भारत में निम्नांकित महानगरीय नगरों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अब महानगरीय नगर, अब राज्य में नहीं आ गया, अब सभी महानगर हैं, मुंबई भी, कोलकाता भी, दिल्ली भी और चेन्नई भी। तो किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अत्यधिक है, तो दिल्ली का सबसे अत्यधिक होगा जनसंख्या घनत्व, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत सारा लोग निवास भी करते हैं ना। तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व तो बात की जाए तो लगभग 11,297 है। तो ध्यान में रखिएगा 11,297 में सबसे ज़्यादा हमको लगता है, राज्य को भी मिला लीजिए केंद्र शासित प्रदेश को भी, तो दिल्ली सबसे टॉप पर रहेगा जनसंख्या घनत्व में। तो लेकिन दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर पूछ रहा महानगरीय नगर, तो दिल्ली तो इसको रिमूव करना होगा। तो अब आपको चेन्नई, मुंबई, कोलकाता यही महानगरीय नगरों में बताना है। तो ये प्रश्न आप हमें बताइए कि महानगरीय नगरों में कौन सा सही होगा। सूची देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, बिल्कुल है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ जनसंख्या। बिहार का जनसंख्या ये तो याद ही हो गया 1102, कहाँ 1102, 106 है, तो हो जाएगा। केरल का कितना था, केरल का जनसंख्या घनत्व कितना था, चलिए ध्यान में नहीं। उत्तर प्रदेश का कितना था 1029, तो 1029। पश्चिम
सॉरी उत्तर प्रदेश का नहीं, पश्चिम बंगाल का था 1029 था। उत्तर प्रदेश का 828 था, जो 829 है। अब बच गया केरल, तो 860 हो जाएगा। तो वास्तविकता में जो केरल का जो है वह 859 होगा, है ना, एक कम होगा, यही डाटा एक्चुअल। नेक्स्ट देखिएगा 49 में, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार अवरोही यानी घटते क्रम में से आना है, सबसे बड़ा उससे कम। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का कितना, 1102, पश्चिम बंगाल का 1029, केरल का 859, उत्तर प्रदेश का 828। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, क्रम से है, घटते क्रम में है। नेक्स्ट देखिएगा 50 में, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। अब पहले समझिए कि लिंगानुपात होता क्या है। जनसंख्या को लिंग के आधार पर पुरुष व स्त्री वर्गों में विभाजित किया जाता है। उसमें से प्रति 1000 पुरुषों पर उसमें जो तुलना किया जाता है, प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की जो जनसंख्या को ही लिंगानुपात कहते हैं, यानी 1000 पुरुष पर कितना स्त्री है, तो वही होता है जो लिंगानुपात निकाला जाता है प्रति 1000 पुरुष पर। तो देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ऑप्शन पढ़िए थोड़ा, 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या बिल्कुल नहीं, 100 महिलाओं पर बिल्कुल नहीं, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, वही होता है 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितना संख्या, जो आपको विभिन्न विभिन्न राज्यों में देखने को मिल जाएगा। जिसमें आपको राज्य में देखा जाए तो हरियाणा जो है उस क्षेत्र में आपको सबसे कम लिंगानुपात में देखने को मिलेगा। तो उससे यह पता चलता है कि वहाँ भ्रूण हत्या ज़्यादा होता है, वो डाटा दिखाता है ना, क्योंकि 1000 पुरुषों पर सबसे कम वही स्त्रियाँ हैं। तो इस प्रकार से आगे अब शेष प्रश्न का अब हम लोग आगे हल देखेंगे, नए अध्याय में, नए चैप्टर में देखेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।